मशरिक़ वुस्ता में जारी जंग का आज 20वां रोज है और आगाज से लेकर अब तक डोनाल्ड ट्रंप तमाम तर दावों के बावजूद अब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खुलवा सके हैं और इस हवाले से बैक एंड फोर्थ होते रहे हैं। कभी तो ये एक दावा करते हैं कि अमेरिकन नेवी भेजकर इस स्ट्रेट को खुलवा लेंगे, कभी इत्तेहादियों से मदद की अपील करते हैं और जब इत्तेहादी मदद नहीं करते तो फिर वो कहते हैं कि जिनके तेल यहाँ से गुजरता है और जो इस रास्ते को इस्तेमाल करते हैं वो खुद इस मामले को हल करें। और अब रॉयटर्स ये रिपोर्ट कर रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए अमेरिका अपनी लैंड ट्रूप्स भेजने पर संजीदगी से गौर कर रहा है। तो क्या अमेरिका ये लैंड ट्रूप्स भेजेगा और अगर भेजता है तो लैंड ट्रूप्स का क्या अंजाम होगा और क्या ये अपना हदफ हासिल कर भी पाएंगे या नहीं, इस पर बात करेंगे। इसके साथ ही ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर इसराइल की जानिब से अटैक होने के बाद ईरान इतनी शदीद जवाबी कार्रवाई कर रहा है कि खलीजी ममालिक को अरब और मुस्लिम वज़राए ख़ारजा का हंगामी तौर पर इजलास जो है वो बुलाना पड़ा है, जिसके अलामी में ईरान से ये मुतालबा किया गया है कि तमाम तर हमलों को फौरी तौर पर रोक दिया जाए और इसके साथ ही मिलिट्री ऑप्शन इस्तेमाल करने की धमकी भी जो है वो दी गई है। और एक दफ़ा फिर अमेरिका की जानिब से ईरान के साथ साथ पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल्स के ऊपर भी तनकीद हो रही है। तो ओवरऑल ये जंग किस तरफ जा रही है, पाकिस्तान के लिए कितनी मुश्किल सूरत हाल जो है वो क्रिएट होती जा रही है, क्या डिप्लोमेटिक क्राइसिस पाकिस्तान फेस कर सकता है और इनसे किस तरह से निकला जाए, तमाम इशूज़ पर सलीम बुखारी साहब का तज्जिया लेंगे। एंड इन द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस प्रोग्राम हम बात करेंगे हमारे फील्ड मार्शल की जानिब से अफगान सरजमीन से जो पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी हो रही है उसके खिलाफ दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है और इसके साथ ही GISPR ने भी काफ़ी इंसाइटफुल किस्म की इस हवाले से जो है वो गुफ्तगू की है। तो इन तमाम इशूज़ पर गैर जानिबदाराना और हक़ाइक़ पर मबनी तज्जिए के लिए बढ़ते हैं सलीम बुखारी साहब की जानिब। सब कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप सारी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बुखारी साहब, पहले तो इस अमेरिका ये कह रहा था, अभी रिसेंटली ट्वीट की डोनाल्ड ट्रंप ने कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जिनके जहाज़ गुजरते हैं जो इसको इस्तेमाल करते हैं, हमारा तो 1% तेल यहाँ से गुजरता है, तो वो इसको खुलवाने के लिए इकदाम करें। अब रॉयटर्स रिपोर्ट कर रहा है कि अमेरिका जो है वो इसके हवाले से लैंड ट्रूप्स भेजने वाला है। तो क्या अमेरिका ये गलती करेगा वियतनाम और अफगान वॉर जैसी? देखिए, पहली बात तो यह है कि ट्रंप की हालत जो है वो काफ़ी गैर है, बुखलाहट का शिकार हो के वो इस तरह की दरफुतनियाँ छोड़ रहा है जिसका उसको खुद भी नहीं पता कि नतीजा क्या निकलेगा। देखिए, जो राइटर्स के बयान की तरफ आपने हवाला दिया है कि वो अपने लैंड ट्रूप्स जो है वहाँ भेजने की कोशिश कर रहा है, एक तो हम पहले बता चुके हैं अपने नाज़रीन को कि वो जिस किनारे पर आबनाए हुर्मुज़ के भेजना चाह रहे हैं वहाँ एक और मुल्क वाक़ है जिसका नाम यमन है और यमन के हौजियों ने क्या हशर किया था इस इलाके में पिछली मरतबा वो आप सबके सामने है, सबको मालूम है। और अब भी वो ये मेरा ख्याल है कल ही हमने बताया था, उनका बयान था कि ट्रिगर पर हमारी उंगलियां हैं और हम इस जंग में शामिल आज हुए, अब हुए, सुबह हुए, होने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अमेरिका की जो बड़ी मिथ्स थी, जो बड़ी माइट्स थी मिलिट्री की, उनमें से दो का कबाड़ा तो हो चुका है। एक थी नेवी जिसके ऊपर बड़ा फ़ख्र था, उन्हें क्या जी त्यारा बरदार जहाज़ आ गया जी, वो फ़लाँ समंदर से फ़लाँ में दाखिल हो गया जी, वो इतना करीब पहुंच गया जी, वो अब कितना दूर पहुंच गया है समझ नहीं आ रही कि वो कहाँ है। 1000 किलोमीटर दूर वो कहते हैं इब्राहिम लिंकन खड़ा है और दूसरा जो है जेरल्ड फोर्ड वो यूनान के किसी जजीरे के अंदर अपनी मुरम्मत के लिए खड़ा है जिस पर 32 हफ्ते भी लग सकते हैं। जितनी बातें उसके हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर और दुनिया के मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर से हम सुन रहे हैं, हाल उन दोनों बैरी बेड़ों का बहुत बुरा है। जो सबसे शर्मनाक बात है, जो मेरे ख्याल से अमेरिका की लीडरशिप को डूब मरना चाहिए उस पर, वो ये है कि एक खबर ये भी फैलाई गई इस हजीमत से बचने के लिए कि ईरान के किसी मिसाइल ने उसे हिट किया है। खबर ये फैलाई गई कि जी वो नई फौजी चुके तंग आ गए थे वहाँ इतने अरसे से खुले समुद्र में रह के, उन्होंने खुद ही आग लगाई है ताकि जवाज़ बनाया जा सके घर वापस जाने का। जब ये हालत हो जाए उस नेवी की जिसके नाम से लोग खौफ खाते थे, तो आपके सामने है सूरत हाल। दूसरी तरफ आ जाए एयरफोर्स। एयरफोर्स भी यकीनी तौर पर अमेरिका की बहुत बड़ी माइट थी। ऐसे ऐसे जहाज़ ईजाद किए जा चुके हैं, ऐसे ऐसे बॉम्बर्स, B-52 बॉम्बर्स, F-35 एंड वगैरह वगैरह वगैरह, उन्होंने भी अपनी ऐसी तैसी करा के इस खित्ते में देख ली है। उससे भी कोई ख़ास नतीजा सिवाय इसके कि ग्राउंड पर आपने बम फेंक के तबाही मचाई हो और कोई नतीजा अखज़ करने में एयरफोर्स भी नाकाम रही है। अब बात है लैंड ट्रूप्स की। लैंड ट्रूप्स की हिस्ट्री बड़ी खौफनाक है, यानी नेवी और एयरफोर्स के मुकाबले में बहुत बदतर हिस्ट्री है उसकी। लैंड ट्रूप्स गए थे वियतनाम में, मैं कई बार कह चुका हूँ, तो मुझे खुद शर्म आने लगी है वो बार बार रिपीट करते हुए कि चड्डियों में जर्नैल भागे थे पेंटें छोड़ के अपनी। उसके बाद आप आए इराक में, उसके बाद आप आए अफगानिस्तान में। सूरत हाल आपके सामने है कि उनके साथ क्या हुआ है। कभी उन्होंने बहाना बनाया कि नहीं अफ़गानिस्तान की तो टेरेन ऐसी थी
कि वो हमें पता ही नहीं चलता था वो कहाँ छुप जाते थे फायर करके। कभी उन्होंने कहा कि जी इराक के अंदर जो है वो रेगिस्तान बड़ा लंबा है, हमारे फौजी तो उसकी मतलब है उनका जो है फेमिलराइजेशन नहीं थी उस इलाके से। वियतनाम में कहा जी कि वो तो जंगलों में छुप छुप के वार करते थे। हमें समझ बहाने बना के अपनी बर्री फौज जो है, जिसको ज़मीनी फ़ौज कहते हैं, जो फुट सोल्जर्स हम कहते हैं, जलील हो चुका है अमेरिका 3 मरतबा से ज़्यादा। अब वो चौथी मरतबा इसको आजमाने जा रहा है, तो उसका क्या नतीजा निकलेगा मैं आज फोरकास्ट करने के लिए तैयार हूँ, इसलिए कि जो अमेरिकन फौजी हैं वो हार्डशिप के आदी नहीं है। हाँ जी, उनको तो मैकडॉनल्ड्स जब तक ना हो तो ठीक है, वो तो वहाँ तो पर इसलिए survive वो कर जब आएंगे वहाँ पर तो पंजाबी जुबान कहते हैं लग पता जासी। ठीक है जी, एक तो ये हो गया। दूसरी तरफ ये है कि मुझे इसकी प्लानिंग की समझ नहीं आ रही कि ये प्लान कैसे कर लेते हैं कि अच्छा जी अब हम ज़मीनी फोर्सेस भेजेंगे। जो फौजी माहिरीन है वो कहते हैं कि जहाँ नेवी और एयरफोर्स नाकाम हो जाए, क्योंकि ज़मीनी फ़ौज तो एयरफोर्स के शेल्टर में काम करती है, अगर आप उसे खुले मैदान में छोड़ देंगे तो वो तो आज मारे गए, कल मारे गए, नहीं परसों मारे गए। तो कहने का मतलब ये है कि अमेरिका क्या इस आखिरी हरकत से भी अपना हदफ हासिल कर पाएगा कि नहीं, तो जवाब जो है वो नेगेटिव में है जी। कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है जी, आगे आ जाए जनाब। अब सूरत हाल ये है कि ट्रंप भाई जो हैं वो आ गए हैं अब धमकियों पे। वो कहते हैं ना कि दुश्मन को डराओ 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 डराओ, जो ना डरे थे आप डर जाओ। तो वो अब आखिरी फेज जो होता है ना धमकियां देने का, उसमें दाखिल हो गए हैं। अब वो ये धमकी दे रहे हैं कि कतर की तवानाई तंसीबात पर अगर ईरान ने दोबारा हमला किया तो हम वो हमला करेंगे जो उनकी आने वाली नस्लें याद रखेंगी और बदतरीन हालात के लिए आप तैयार हो जाएं। देखें, गुजारिश ये कि जो वर्स्ट पार्ट था ना जंग का, या जिसको कहते हैं जो सबसे ज़्यादा हौलनाक पार्ट था जंग का, वो होता है जब आप ऑनस्लॉट करते हैं बग़ैर किसी ऐलान के हमला कर देते हैं। वो तो गया गुजर और वो तो कर लिया ईरान ने सस्टेन। अब आप उसमें जितनी मर्जी कुव्वत शामिल करने की कोशिश करते रहें, उससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ईरान की लीडरशिप का आपने कला कमा किया, इसके बावजूद अल्टरनेट लीडरशिप सामने आ रही है। और एक बात मैं और अपने नाज़रीन से भी शेयर करना चाहता हूँ, आपको भी बताऊँ कि जब सीनियर लीडरशिप एलिमिनेट हो जाती है तो जो जूनियर लोग होते हैं वो उनसे ज़्यादा रेडिकल होते हैं। जो सीनियर लीडरशिप है वो उनके रेडिकलिज्म को कंट्रोल रखती है, उनके ऊपर कदगन का काम करती है। जब वो आ जाएंगे फोर फ्रंट के ऊपर तो ट्रंप भाई को सोचना चाहिए कि उसके साथ बनेगी क्या। एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि एक बात मुझे समझ में नहीं आती और ना ही पूरी दुनिया की समझ में आ रही है, ख़ासतौर से खलीजी मुल्क के लोगों, यानी इसराइल हमला करे जायज़, अमेरिका हमला करे वो भी जायज़, रद्द अमल के जवाब में अगर ईरान हमला करे तो बहुत तकलीफ है लोगों को। वो देखा आपने, वो मैक्रोन नामी एक शख्स जो है, वो क्या है, वो फ्रांस का सदर है। अच्छा, सदर है, हाँ। उसने जो बोंगी मारी है उसको जो इराकची ने जवाब दिया है ना, मजा गया है। बिल्कुल। उसने कहा किबला आपको ईरान के हमलों पर तो कोई तकलीफ नहीं होती, चाहे बच्चे मरें चाहे बच्चियां शहीद हों, अमेरिका के हमले पर भी आपको कोई तकलीफ नहीं होती। जब ईरान रद्द-ए-अमल का मुजाहरा करता है तो आपको बहुत तकलीफ है। करते हैं जी। तो मेरा ख्याल है वो जितनी खौफनाक शटअप कॉल इराकची ने दी है, मैक्रोन भाई को आज समझ गई होगी कि मैं कर क्या रहा हूँ। अच्छा बुखारी साहब, डोनाल्ड ट्रंप तो ये कह रहे हैं कि जो ईरान के फारिस फील्ड पर अटैक हुआ इसराइल ने किया और अमेरिका को इस हवाले से कोई इत्तला नहीं थी। तो क्या इसका क्या मतलब है कि इसराइल सोलली ये नहीं, इसका कोई मतलब नहीं। इसराइल के एक आला अफसर ने, बहुत ही आला हुकूमती एहलकार ने कहा है कि हमने ये हमला अमेरिका के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ किया है। उस मुंह के ऊपर थप्पड़ किसी ईरानी ने नहीं मारा है, इसराइली ने मारा है ट्रंप के मुंह के ऊपर थप्पड़ के शट अप, बकवास बंद करो, हमने तो आपकी इजाज़त से आपसे कोऑर्डिनेट करके ये हमला किया है। तो मैं कह रहा हूँ ना कि जब जंग में आप शिकस्त खुर्दा होने लगते हैं या हो रहे होते हैं तो फिर आपके मुंह से जो भी निकलता है वो आप निकालते रहते हैं ना। आप सोचते हैं कि इसका सबक क्या है या इसके नताइज क्या निकलेंगे। ठीक है जी। दूसरी बात यह है कि मुझे बताइए कि अगर ईरान की सबसे बड़ी गैस फील्ड पर हमला हो और वो हमले भी हो रहे हों खलीजी ममालिक के फ़ौजी अड्डों से, तो क्यों ईरान को ये हक हासिल नहीं है कि वो वहाँ रिटेलिएट करे? आप मुझे बताइए, अबू धाबी के या दुबई के एयरपोर्ट के ऊपर 5 रीफ्यूलिंग जहाज़ खड़े क्या कर रहे थे? किस लिए आए हैं वो इस खित्ते में? उन जहाज़ों को रीफ्यूल करने के लिए फ़िज़ा में जो दूर से उड़ के आते हैं। तो वाई शुड नॉट दे बी टारगेटेड? मुझे तो लॉजिक समझ में नहीं आती है कि ये दुनिया में हो क्या रहा है। और ये पूरी दुनिया की लीडरशिप जो है, सिवाय इसके को अपनी अपनी स्किन तो बचा रहे हैं, सबको अपनी बैक की फिक्र है। यू नो व्हाट आई मीन?
तो उसके लिए तो वो हर बयान देने के लिए तैयार हैं, ट्रंप को हॉस्टाइल जवाब भी दे रहे हैं, ट्रंप को डिनाई भी कर रहे हैं अपने इंटरेस्ट को। लेकिन ईरान को सिंगल आउट करके उसके खिलाफ दो बड़ी कुव्वतें जो बरसरे पैकार हैं और खलीज के 19 ममालिक के अड्डे इस्तेमाल कर रही हैं, तो वाई शुड दे सिट इन पीस, वाई शुड दे फील द हीट ऑफ इट। तो मैं तो बिल्कुल ईमानदारी से समझता हूँ कि ईरान का हक है। वो ठीक बात है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने भी उसमें अपना लुचता लाया जाके उसमें शामिल हो गए हैं, वो एलामिया में जो जारी हुआ है। लेकिन असूली तौर पे मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे आप ये बताइए कि जब मुझे पता हो कि मेरे आगे पीछे साइड बैक राइट लेफ्ट हमले हो रहे हैं, वहाँ के अड्डे इस्तेमाल हो रहे हैं, तो आई हैव एवरी राइट टू डिफेंड माई सेल्फ। तो आई थिंक ईरान इज़ जस्टिफाइड कि वो इनको ब्लीड कराए, कि इनको कहें अमेरिकनों को कि यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर गोल करने दफा हो जाए। पर सर ये सारे अरब लीग के जितने भी ममालिक हैं वो इकट्ठे हो गए, अरब और मुस्लिम ममालिक, उनके वज़ीर ख़ारजा ने हंगामी तौर पर इजलास बुला लिया, जैसा आपने जिक्र किया। वहाँ पर उन्होंने मुश्तरका तौर पर जो एलामिया जारी किया उसके अंदर ईरान को तो कंडेम किया है, उसके हमलों की तो बात की है, मगर किसी ने भी इस हवाले से बात नहीं की कि ये सारी वॉर इग्नाइट कैसे हुई। नहीं, आप नाम लेना कि किसी ने भी इसराइल और अमेरिका को कुछ नहीं कहा, कंडेम नहीं किया। ये है उनकी गुलामी का मजहर और उनकी लाचारगी का बदतरीन सबूत कि जानते बूझते हुए ईरान ने जंग शुरू नहीं की है। ईरान इज ए डिफेंडर एंड अमेरिका एंड इजराइल आर एग्रेसर्स। एग्रेसर्स की बात कोई नहीं कर रहा है, डिफेंडर के पीछे पड़े हुए हैं। इसलिए पड़े हुए हैं कि अपने आप गिरेबान झांक के देखेंगे तो डूब मरने को दिल चाहेगा ना, क्योंकि अपने अपने किरदार जो हैं और अपना जो रोल है इस जंग में वो घिनौना है। ये मेरे ख्याल से अब वक्त आ गया है कि ये जो मैं कह रहा हूं ये अब बड़ी आवाज़े बुलंद पूरी कौम को कहना चाहिए कि यू कैन नॉट सिंगल आउट ए कंट्री, और आप कोलैबोरेट नहीं कर सकते उन कुव्वतों के साथ जो एक मुसलमान मुल्क के खिलाफ हमलावर हुई हैं और वहां पर इंसानी खून से होली खेली गई है। बिल्कुल बुखारी साहब, इसराइल को कंडेम करने के बजाय, जिसने गाजा के अंदर इतनी ज्यादा वहां पर लोगों के साथ जो किया, जिस तरह से वहां पर कत्लेआम किया, उसके बजाय सऊदी वजीर खारजा ईरान को टारगेट कर रहे हैं कि ईरान कौन सा इस्लाम के नाम के ऊपर जंग लड़ रहा है, जिसने यहाँ पर प्रॉक्सीज को सपोर्ट किया और अपने ही मुस्लिम ममालिक के अगेंस्ट उनको यूज किया और अटैक कर रहे हैं। इस्लाम के खिलाफ वो जंग लड़ रहा है, ये उन्हीं को समझ आएगी जिनके पेट में इस्लाम के लिए कोई दर्द है। अगर उनको समझ नहीं आ रही है तो ये बदकिस्मती कह सकते हैं आप उनको। या देखिए ना वो फरमा क्या रहे हैं, हमारी बर्दाश्त की हदें खत्म हो रही हैं। भाई आप क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? आपने क्यों अड्डे दिए हुए हैं? आप क्यों उनके साथ सहूलतकारी कर रहे हैं? ना करें ना। तो मुझे तो ईमानदारी की बात है, मुझे कोई हमदर्दी नहीं है उनसे, ना मैं इस एलामिया को एंडोर्स करता हूं। दिस इज टोटली वन साइडेड, दिस इज टोटली बायस्ड, क्योंकि ये इसराइल से नहीं डरेंगे, अमेरिका से नहीं डरेंगे कि वो आके इनकी गिचियां दबोच लेगा, इन्हें सिर्फ डर है तो ईरान से है। हालांकि एक मिसाल ऐसी नहीं है कि ईरान ने किसी भी मुल्क के खिलाफ कभी एग्रेशन किया हो। बताइए मुझे नाम लेके जल्दी से, पूरी हिस्ट्री उठा के देख लें आप। उनसे डरेंगे जो हर दूसरे साल तीसरे साल किसी न किसी इस्लामी मुल्क पे चढ़ दौड़ते हैं, उनको कुछ नहीं कहेंगे। इसराइल जो फलस्तीनियों के खून से की नदियां बहा रहा है, उसके बारे में कोई एक लफ्ज है उस इस्लामिया में? दैट्स इट। वो मैं जज्बाती हो जाता हूँ थोड़ा सा, लोग मेरे मेरी एक दोस्त है, उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि आप ज़रा अपनी तलखी कम करें, आप इतनी जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। तो ये गुस्सा नहीं है, ये बेहयाई, बेशर्मी, बेहिसी देख के मुसलमानों के खून के हवाले से अब मेरा अपना खून खोलने लगता है। बुखारी साहब, ये सारे अरब ममालिक जब इकट्ठे हो गए तो उन्होंने एक और बात की कि ईरान के खिलाफ को मिलिट्री ऑप्शन भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये कि बुखारी साहब 20वां दिन है, अगर इनके पास ये सलाहियत होती तो अब तक कर चुके होते। सलाहियत की बात तो जरा एक तरफ रख दे, इनमें अगर इतनी हिम्मत हो, ये वही कौम है ना अरबों की जो लगी हुई डेजर्ट, सिनाई डेजर्ट के अंदर मिसाइल फिट हुए हुए, रेड लाइट जलती हुई का बटन दबाए बगैर भाग गए वहां से। सो इलाका भी दिया पूरे को पूरा डेजर्ट सिनाई, और साथ अपनी वो जो पोस्टें थी जहां पर गने लगी हुई थी, मिसाइल लॉन्च करने के पैड थे, वो भी दे दी उनको। तो इनमें तो हिम्मत अगर इतनी हो, इन्हें कहना है ना, जरा करें तो सही ट्राई। और एक बात और बताऊं, जिसने अमेरिका से मत्था लगा लिया है, जिसने इसराइल से मत्था लगाया हुआ है, आपका ख्याल है वो इनसे डरेंगे?
ये इनको गलतफहमी है, इसलिए ये ज़बानी बयान तक है, इससे आगे कुछ नहीं होना। जी बुखार साहब, अगर इसको पोस्ट वॉर थोड़ा सा एनालिसिस करें, अगर हम हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर ये जंग जब खत्म होगी तो फिर अरब ममालिक के हम देख रहे हैं कि बिल्कुल इनसिक्योर हो गए हैं, इनकी सिक्योरिटी के ऊपर बहुत सारे सवालात जो है वो खड़े हो रहे हैं। अगर अमेरिका डिफीट होती है उसको, जो कि हो रही है, तो फिर इन कंट्रीज की सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करेगा? ये खित्ते में बैलेंस ऑफ पावर किस तरह से मेंटेन? देखिए, बिल्कुल आपको बहुत अहम सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका मैं जवाब देता हूँ आपको। पहली बात तो ये है कि जिस काम के लिए अड्डे इन्होंने स्पुर्द किए थे अपने अमेरिकी मास्टर्स के, वो तो डिफीट हो गया। बिल्कुल, क्योंकि ईरान पढ़ रहा है, उनको मुझे भी पता पड़ रहा है, लेकिन वो भाई जो है वो अपने इसराइल को बचाने के अलावा उसके पास और कोई काम ही नहीं है। ठीक है, तो उनके अड्डों की मौजूदगी तो हो गई नल एंड वाइट। उसके बाद इस खित्ते के किसी मुल्क को किसी से कोई खतरा नहीं है। ये आपस में मुआहदे करेंगे, आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, इलाकों की भी, टेरिटरी की भी, कौम की भी, और कभी कोई मसला नहीं होगा। लिहाजा मैं ये देखता हूँ कि पोस्ट वॉर सिनारियो ये है, जब जंग ख़त्म होगी, कि यही खलीजी ममालिक ईरान के साथ मिलके एक दूसरे के बॉर्डर्स को रिस्पेक्ट करने का, एक दूसरे की मदद करने का अहद करेंगे, और अमेरिका जो है वो दांतों में उंगली लेके अपने अपने यानी उंगलियां खुद काट रहा होगा। जी। अमेरिका की मशरिक़ वुस्ता से दफान होने के बाद, दफान समझती ना आप, दफा होने के बाद इस खित्ते में वाक़ियतन अमन का ख्वाब देखना मुमकिन हो जाएगा। ये इसराइल और अमेरिका है जिसने इन तमाम मुसलमान ममालिक को आपस में उलझाया हुआ है। जितने इख्तिलाफात अब इस जंग के बाद पैदा हो गए हैं हमसाया ममालिक के दरमियान और ईरान के दरमियान, आपको लगता है कि अगर अमेरिका का एलिमेंट निकाल भी दें तो ये दोबारा से ब्रिज हो सकते हैं ये डिफरेंसेस? चलिए मैं आपको ले चलता हूँ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के रिजल्ट के बाद। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ? जो दुश्मन थे एलाइज बने कि नहीं बने? जर्मनी जिसने वो वॉर शुरू की थी, किसका एलाई है? किसका एलाई है? अमेरिका का। किसका एलाई? जापान किसका एलाई है? अमेरिका का, जिसने न्यूक्लियर अटैक किया। पोस्ट वॉर दुनिया फिर बदल जाती है। लोग फिर अपने मफाद को ज़्यादा बेहतर पोजीशन में होते हैं कि कैसे प्रोटेक्ट करना है। पोस्ट वॉर कोई अमेरिका को वेलकम नहीं करेगा। पोस्ट वॉर एक ही चीज़ होगी, वो कहेंगे जरा थोड़ा बहुत सामान रह गया ना इससे, ये चुको तो पच जाओ तो, या हम ये उठा के फेंकने लगे। ऑल्टरनेट स्पेस कौन फिल कर सकता है बुखारी साहब? आपस में मिलके एक दूसरे को रिस्पेक्ट करके, इसके अलावा कोई और कुव्वत चाहिए ही नहीं। आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जैसा मॉडल यहाँ पर देख रहे हैं? एब्सोल्युटली। आप देखें ना, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज आराम से रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं, तो यहाँ क्यों नहीं रह सकते? तो कहने का मतलब ये है कि पोस्ट वॉर सिनारियो जो है, इट्स ए बिट टू अर्ली कि हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन जैसा मैं बिलीव करता हूँ कि ये जंग अमेरिका और इसराइल दोनों ज़्यादा देर अफोर्ड नहीं कर सकते। ये साबित हो गया। मुझे बताइए, जंग से पहले, दूसरी जंग के बाद, जब से ट्रंप धमकियाँ दे रहा, मैं ये कह रहा था कि नहीं कि ईरान से पंगा जो है ये लंबा पड़ जाएगा, गले पड़ेगा, छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। कहता था मैं कि नहीं, कहते थे। क्योंकि ये तादाद में कौम बहुत बड़ी है, ये इलाके में इलाका बहुत बड़ा है, ये कहता था ना मैं। जी बिल्कुल बुखारी साहब, आप ये कहते थे, और आपका, मैं अक्सर बात करती हूँ कि आपका ओपिनियन या आपका एनालिसिस इस सारी सिचुएशन के ऊपर एंटायरली डिफरेंट था रेस्ट ऑफ द एनालिस्ट से। तो बुखारी साहब, अभी भी इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स जो है वो इसको इस तरह से देख रहे हैं कि ईरान का प्रैक्टिकली स्पीकिंग बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, जो कि हम जानते हैं बहुत ज़्यादा ईरान को हिट किया गया है। तो ये कहा जा रहा है कि ईरान शायद अपने अब जो है वो 40-50 साल पीछे जा चुका है। तो आप इस बात से एग्री करते हैं? नहीं, मैं इससे एग्री इसलिए नहीं करता। मैंने पहले भी मिसाल दी थी, गो बैक टू गल्फ वॉर। ईरान जब ताज़ा इनकलाब के बाद आज़ाद हुआ था, तो 10 साल के लिए उसके गले में जंग डाल दी गई थी। उसके बाद तबाही तो हुई, मैं ये तो नहीं कह रहा कि ईरान का कोई नुकसान ही नहीं हुआ, डेवस्टेट हुआ ईरान। जाके बहिश्ते ज़ाहरा देखें, कब्रिस्तान, कौन कौन सी माँ का लाल वहाँ पर फौजी जो है वो नहीं दफन है, लेकिन दे सर्वाइव्ड। उन्होंने खुद निसारी को अपना के सैंक्शन पर थूक दिया। थूकना जिसको कहते हैं, ये वही ईरान है ना जो 47 साल से सैंक्शन में है, और आज उसके अपने बनाए हुए मिसाइल जो हैं वो अमेरिका और इसराइल के लिए मौत का पैगाम बने हुए हैं। अभी तक कोई चाइना का और रूस का असला इस्तेमाल नहीं हुआ है। अभी तो वो कहते हैं हमने अपना जो मोस्ट एडवांस है वो भी इस्तेमाल किया। करेक्ट, अभी भी हमने, वो कहते हैं 225 के बाद जो हमने नए मिसाइल तैयार किए, अभी तो वो शुरू ही नहीं हुए अभी। तो कहने का मतलब ये है कि पोस्ट वॉर सिनारियो, नुकसान तो होगा, नुकसान तो होता है, लेकिन कौम में क्या ये स्पिरिट और ये जज्बा और ये हिम्मत है कि वो सरमाउंट कर जाए उसको और फिर से एक कौम बन जाए? ये ईरान ने पहले भी साबित किया और ये ईरान दोबारा भी साबित करेगा। हाँ, जो खलीजी ममालिक हैं, अगर वो अपनी इस रवश पर कायम रहे तो उनका जो नुकसान होगा उसके बारे में अंदाजा
लगाना जो है वो आसान नहीं है। बुखारी साहब, जिस तरह से हम अभी बात भी कर रहे थे कि ये हमने हिस्ट्री में भी देखा है, जिस तरह से वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान ज्यादा एडवांस हुआ, वो पहले से ज्यादा ग्रूम्ड हुआ, पहले से ज्यादा उसमें जो है वो एडवांसमेंट देखी गई, तो ईरान भी इसी तरह से पहले से ज्यादा मुत्तहिद होगा, पहले से ज्यादा एडवांसमेंट उसमें हम देखेंगे। बुखारी साहब, एट द सेम टाइम मेरे ख्याल से इससे पहले कि हम आगे बढ़े, थोड़ा सा जरा ट्रंप के घर का भी अहाता ना कर लें हम, करें कि उसके घर में क्या हो रहा है। लो जी, पहले तो जो केंट जो गए थे, इम्पोर्टेंट आदमी था, बहुत ही इम्पोर्टेंट आदमी था जी। और उसने इस्तीफा दे दिया। मगर उसने जो प्रखड़े उड़ाए हैं ट्रंप के, वो ये कहते हैं कि उन्होंने ये कहा था कि कोई ऐसे शवाहद नहीं है कि ईरान अमेरिका पर हमला करने में पहल करेगा। ये उनका सिक्योरिटी का एडवाइजर कह रहा है, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि मैंने इनको ये मतलब ही किया था कि ईरान न्यूक्लियर बम नहीं बना रहा, ठीक है। ये आवाज़ें आप सुन के ना सिर्फ ये कि इसको फरामोश नहीं कर सकते, ये आवाज़ें जब अंदर से उठती हैं तो इनका बहुत गहरा असर होता है, ठीक है जी। दूसरी बात ये कि वो कहता है मैंने इनसे ये कहा था कि अगर आपने खamenei को शहीद किया तो उसके बड़े ख़तरनाक नताइज निकलेंगे। निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं? वो कहते हैं कि मैंने उनसे कहा था कि उनकी शहादत के बाद ईरान की कौम और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। हाँ जी, बिल्कुल। बुखारी साहब, इस हवाले से तो बहुत सारे लोग जो है वो बात कर रहे हैं, जैसे यूके के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी उन मुज़ाकरात में मौजूद थे, वो भी यही बात कर रहे हैं कि ईरान मुज़ाकरात में संजीदा था।